10 स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ने की जगह मैं आपको नॉर्मली समझाऊं। जैसे आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट जिसे जो आपका, यदि इसे हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को, ए कॉम्प्लीमेंट से हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यू में से एक एलिमेंट को एलिमिनेट करना है। मतलब यू में से एक एलिमेंट को एलिमिनेट करना, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, जो होगा 3 4 5। क्योंकि यू में सब एक एलिमेंट क्या है 1 2, इनको एलिमिनेट कर देंगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है आपको एक एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट बचे हुए हैं उन्हें लिखना है। इसे बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं इसे वेन डायग्राम में शो करने जाऊं तो ये जैसे हमारा यूनिवर्सल सेट है ए, सॉरी यूनिवर्सल सेट है ये हमारा स्क्वायर, और ये सेट है हमारा ए। और एक कॉम्प्लीमेंट अगर आपको शो करना, ए कॉम्प्लीमेंट होता है ये, जिसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, ये होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपको ए को इंक्लूड नहीं करना है, एक भी एलिमेंट को आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर कभी ये यहाँ पे अगर दो सेट रहते हैं, जैसे ए और बी, फिर कैसे शो करते हैं, सपोज करते हैं जो हमारा सेट है वो इंटरसेक्टिंग है, हम उसको इस तरह से शो करते हैं। हम ए को इंक्लूड नहीं करते, हम कॉमन एलिमेंट को भी, कॉमन एलिमेंट का जो रीजन है उसको भी शेड नहीं करते, सिर्फ बी के एलिमेंट को हम शेड करते हैं। तो आगे अगर इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और मजा आएगा और आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। जैसे कॉम्प्लीमेंट्स के लॉ कहते हैं, अगर ए और उसका यूनियन करें हम ए डैश से, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, होगा ही। जैसे कि अब मैं यहाँ बात करता हूँ, ये हमारा ए है और ये ए डैश है, अब मैं इसका यूनियन करता हूँ तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की, ये सही है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ए यूनियन करो एक कॉम्प्लीमेंट से तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, और अगर इनका इंटरसेक्शन करोगे तो फाइल होगा। तो इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम ए इंटरसेक्शन ए डैश करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका फाइल है। अब बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स के दो लॉ है। अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो इस यूनियन के साइन को चेंज करके इंटरसेक्शन कर देता है। और सेम इसमें जैसे इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट का साइन जाएगा तो यूनियन हो जाएगा। ये सिर्फ इस लॉ में है, आपको ये हर जगह नहीं, मतलब कुछ जरूर नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट का हम, सॉरी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करके तो यूनियन होगा। ये सिर्फ एक लॉ है, मैंने सिर्फ समझाने की बात की है। अगर मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं फर्स्ट वाले को वेरीफाई करूँगा, सेकंड वाले को आपको खुद से वेरीफाई करना है। तो मैं ए ले रहा हूँ 1 2 3, और बी ले रहा हूँ मैं 3 4 5। अब मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ, ए यूनियन बी होगा हमारा 1 2 3 4 5, और अगर इनका इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा 3। अब बस इसे हम फर्स्ट वाले में पुट करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का डैश करेंगे, ए यूनियन बी का डैश, इस चीज का आप डैश करोगे, मतलब इन सब टर्म्स को छोड़ के क्या आ रहा है, तो इन सब को छोड़ के भैया फाइव आ रहा है हमारा। अब ए डैश की बात करते हैं, ए डैश में हमें बाकी एलिमेंट्स, अब जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं है तो आप फिर भी बता सकते हो 1 2 3 को छोड़ के क्या बच रहे 4 5, ये हो जाएगा 4 5। इंटरसेक्शन बी डैश की बात करता हूँ, अब बी डैश में 3 4 5 को छोड़ के क्या बच रहा है 1 2, ये 5 है इक्वल्स टू, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये तो एक 5 हो गया, तो 5 इक्वल्स टू 5। ये आपका डी मॉर्गन लॉ हमने यहाँ पे प्रूव किया। सेकंड वाले को आपको खुद से प्रूफ करना है, और आपको प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि आप प्रूफ करोगे तो आप समझ पाओगे कि कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी हमने जैसे देखा है यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट, मैंने इस पूरे सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब कि इन एलिमेंट को छोड़ के दूसरे एलिमेंट लिखना है। अब 1 2 3 4 5 को छोड़ के कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए मैंने नो मतलब 5 लगाया। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन का मतलब है, एक कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो वही एक सेट आ जाता है। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं।
ए सेट जो है हमारा वो है 1 2 3। अगर मैं इसका ए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ वो हो जाएगा 4 5। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो फिर से आ जाएगा 1 2 3। ज़रूरी, और ये जो कि है ए सेट। अब ज़रूरी नहीं है आपके पास हमेशा एक यूनिवर्सल सेट हो, यूनिवर्सल सेट के अलावा भी आपके पास दूसरे सेट होंगे। तो उस समय जैसे इस कंडीशन के लिए ए कॉम्प्लीमेंट के लिए बन गया है ये बी माइनस ए। बी में से हम ए के एलिमेंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता तो हम उस यूनिवर्सल सेट को देखते। तो यूनिवर्सल सेट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए डैश यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ही करना है, फिर आपको बी में से नहीं करना है, अगर यूनिवर्सल सेट आपको गिवन हो। अभी और क्वेश्चन आएंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट नहीं भी दिया हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, तो हम उसको देखेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट लग रहा है तो वो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले सकता है 1 2 3 4 5। तो उसको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम करते तो वो ए ही आता है, ये हमने जाना। अब एक लॉज ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट है। अगर जैसे मैं पाई का डैश करता हूँ तो वो यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट आता है। जैसे मैं अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मतलब फाइव को छोड़ के क्या एलिमेंट है, फाइव को छोड़ के 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, मतलब वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब यू फाइव जैसे ये यहाँ पे हमने करा था, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब सारे एलिमेंट को छोड़ के अब क्या बचा है, फाइव बचा है, तो ये फाइव आ गया। ये हमने पहले किया है, मतलब ये हमने चीजें पहले प्रूफ करवा दिया आपको। तो आपको ये एक बार खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं कॉन्फ्रेंस में इसका एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए दिया है 1 2 3 4, और बी दिया है हमें 2 4 6 8, और सी दिया है हमें 3 4 5 6। हमें चार सेट मिले हैं, एक यूनिवर्सल सेट और तीन सेट। अब मुझे ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब मुझे 1 2 3 4 को यूनिवर्सल सेट में से एलिमिनेट करना है। मैंने पहले पता मतलब सॉरी मैंने पहले भी बताया था कि हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन था तो मैंने बी में से एलिमिनेट किए थे एलिमेंट। और जब यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो हमें सिर्फ यूनिवर्सल सेट को लेना है, मतलब कि इसका ए डैश होगा यू माइनस ए। अगर ये यूनिवर्सल सेट नहीं देता तब हम एक बार लेते, तब हम लेते ए डैश इक्वल्स टू ए माइ सॉरी बी माइनस ए यूनियन सी माइनस ए। तब हम ये लेते, मतलब हम बी में से ए के एलिमेंट को हटाते, उसका यूनियन करते सी में से ए के एलिमेंट को एलिमिनेट करने के बाद, वो होता हमारा ए डैश। अगर यहाँ पे यूनियन गिवन है तो आपको सिंपली सॉरी यूनिवर्सल सेट गिवन है तो आपको यूनिवर्सल सेट से ही निकालना है। अब हम बात करते हैं 1 2 3 4 को हम एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा 5 6 7 8 9। ये आपका ए डैश है। बी डैश की बात करें उसमें 2 4 6 हटाना है, मतलब कि इवन नंबर से ही है। 2 4 6 को हम हटाएंगे तो बचेगा 1 3 5 7 9, और पी डैश आके आपका ऑड नंबर का। अब ए यूनियन सी का डैश, तो उसके पहले हमें सबसे उसके लिए हमको ए यूनियन सी बताना होगा। ए यूनियन सी क्या है हमारे लिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसका डैश करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 8 9। यही है हमारा ए यूनियन सी का डैश बताना है हमें। तो हमने पहले इसका यूनियन किया तो वो आया 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 रिपीट नहीं कराएंगे। और इसमें से यू में से माइनस कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे ये वाले एलिमेंट्स। तो बचा क्या है 7 8 9, तो 7 8 9 हमारा आंसर है। अब ए यूनियन बी की बात करते हैं, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी होगा हमारा 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। इसका डैश करेंगे तो इसमें हमारे पास बचा है 5 7 9। ये आपका आंसर है 5 7 9। ये आपका डैश आ जाएगा फोर्थ वाले का। अब बात करते हैं हम फिफ्थ वाले की, ए डैश का डैश। मैंने अभी हम प्रॉपर्टी बताई थी कि ए डैश का डैश करोगे तो वो आ जाएगा ए ही, मतलब कि 1 2 3 4। और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको अगर मैं बता दूं तो ए आएगा हमारा 1 2 3 4, ए डैश आएगा हमारा 5 6 7 8 9, जो कि हमारा फर्स्ट वाले में हमने निकाला था। अब इसका डैश निकालेंगे तो इसको छोड़ के क्या बचे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 ये मैंने आपको सॉल्व भी बता दिया कि कैसे सॉल्व हुआ है।
अब बी माइनस सी का डैश, बी माइनस सी का डैश मतलब कि बी में से सी के एलिमेंट एलिमिनेट करना है। अब बी में सी में एलिमेंट कॉमन क्या है, 4 और 6 एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2 8 का डैश। 2 8 का डैश मतलब कि 1 3 4 5 6 7 9, ये इसका आंसर होगा, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले, सेकंड वाले में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, इसको भी हमें कॉम्प्लीमेंट ही पता करना है। अगर ए आपको कॉम्प्लीमेंट पता करना है फॉलोइंग सेट ए के लिए, अब ए का हमारे पास ए बी सी है, तो ए डैश होगा हमारे पास, ए बी सी को हटा देंगे तो बचेगा डी ई एफ जी, ये आपका ए डैश आ गया। अब बी डैश निकालना है हमें, बी डैश में डी एफ जी हटा देंगे, डी एफ जी हटा देंगे तो बचा ए बी सी। अब सी डैश निकालते हैं, सी डैश में ए सी ई जी है, ए सी ई जी है, हमें इसको एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा बी डी एफ एच, बी डी एफ एच आपका आंसर है। अब डी डैश निकालना है, डी डैश में एफ जी एच ए हटा है, एफ जी एच ए हटाए, उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, बी सी डी ई, सिंपल था कॉम्प्लीमेंट करना है इनका। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेना है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो हमें कॉम्प्लीमेंट करना है इनके सेट का। तो जो हमने पहले क्वेश्चन में बोला, हम यूनिवर्सल सेट को लेंगे नेचुरल नंबर का सेट, तो 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये हमारा ये है। अब फर्स्ट वाले में इसके अकॉर्डिंग ये है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इसे मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, इवन नेचुरल नंबर का है ये सेट, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ, इसका ई डैश निकालता हूँ, इसका ई डैश करोगे आप, यहाँ पे आप ई की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बस कैपिटल लेटर में आपको इसे डिनोट करना है। अब इसका ई डैश करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1 3 5 7 9 11, मतलब सारे ऑड एलिमेंट्स। आपको इवन नेचुरल नंबर, अब आपके पास नेचुरल नंबर से उसमें सब इवन नेचुरल नंबर को एलिमिनेट करते हो तो आपके पास बचते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स, ये हमारा ई डैश है। अब मैं इसको लेता हूँ ओ, सेकंड वाले को, इसमें ऑड नेचुरल नंबर की बात की है, वो हो जाएगा 1 3 5 7 डैश 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 डैश। तो अब मैं एक नंबर्स के सेट में से मतलब नेचुरल नंबर के सेट में से अगर ऑड नंबर एलिमिनेट करता हूँ तो क्या बचेंगे हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर्स, तो वो हो जाएगा 2 4 6 8 डैश डैश डैश। आपके पास नंबर्स का सेट है, उसमें साथ इवन एलिमिनेट करोगे तो ऑड बच जाएंगे, ऑड एलिमिनेट करोगे तो इवन बच जाएंगे। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले में हमारे पास इसे हम मानते हैं टी, इसमें हमारे पास पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब उनका मल्टीप्लाई 3 से होना चाहिए, डैश डैश डैश। अब आप इनको एलिमिनेट करते हो, आप इनको एलिमिनेट करते हो तो इसके बचे हुए सेट को लिखना है, हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है इसका टी डैश का, तो इनको एलिमिनेट करना है इन नंबर्स को, तो जो आ जाएगा आपका, जो आपका आंसर रहेगा इसका, आपके थर्ड वाले का आंसर रहेगा, आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इनको शो करना आसान है पर इसको शो करना नहीं आसान है। आपको लिखना है में एक्स में ऐसे एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री। ये क्या बोल रहा है कि एक्स में ऐसे एलिमेंट है जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। ये मैंने क्या लिखा है कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो मतलब वो मल्टीपल नहीं हो 3 का, 3 का मल्टीपल है, और कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 3 का मल्टीपल नहीं हो। ये हमारा थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाले में हमारे पास प्राइम नंबर्स थे, इसको मैं पी से बताता हूँ। तो इसमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 2 3 5 7 11, जो खुद के ही टेबल से डिवाइड हो। तो इसको आप लिख सकते हो पी डैश एक्स में एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट प्राइम नंबर, एक्स नॉट अ प्राइम नंबर। बस आपको यही बताना है जो प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर जो नहीं होते उनके लिए भी एक चीज है, जिनको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं।
जिनको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। एंड हमें वन को भी इंक्लूड करना है क्योंकि कंपोजिट नंबर में वन से स्टार्ट नहीं होते, इसलिए हम एक्स इक्वल्स टू वन भी एक और कंडीशन लेंगे, एक्स इक्वल्स टू वन, क्योंकि हमारे पास एलिमिनेट होने के बाद ये प्राइम नंबर्स में भी वन नहीं आता है, कंपोजिट नंबर में भी वन नहीं आता है, इसलिए हमने कंडीशन से एक्स इक्वल्स टू वन भी इसे बता दिया। अब फिफ्थ वाले का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डिविजिबल बाय 3 और 5 है, तो आपको सिंपली इसके लिए आप कर सकते हो कि जो नॉट डिविजिबल बाय, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, लेट इसको मैं मानता हूँ डी डैश एक्स में ऐसे एलिमेंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स ऐसे एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है और नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, नॉट डिवाइड बाय 3 और 5। आप इसको ऐसे ही लिखना है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इसलिए आपको इसको इस तरह लिख के, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के ही शो करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एलिमेंट्स कौन से जो डिविजिबल बाई है 3 और 5 है, और इस सेट में एलिमेंट वो आएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ वाले की ओर, परफेक्ट स्क्वायर की बात करिए इसमें। तो मैं इसको एस मानता हूँ, इसका एस डैश लेते हैं, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो एक्स में ऐसे एलिमेंट है सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें पे जो हमारे पास सेट गिवन था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग एक्स परफेक्ट स्क्वायर का सेट था, और हमने जो लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट जिसमें परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब सेकंड की बात करते हैं, एस डैश के बाद हम इसको सी डैश करते हैं। अब जैसे हमने सिक्स्थ में करा था, सेवन में भी सेम बात की, उसने परफेक्ट क्यूब की बात कही है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका परफेक्ट क्यूब हो, तो हम एक्स डैश ले रहे हैं जिसका परफेक्ट क्यूब ना हो। ये आपका इसका भी हो गया, इजी था, मतलब आपको बस उसका उल्टा करना है। अगर यहाँ पे लिखा है कि इसमें 10 वोट हो, तो आपको बताना है कि इसमें 10 से कम वोट हो, मतलब 10 वोट ना हो। सीधी बात, आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है कि आपको मतलब उल्टे काम करने हैं इसमें। इसमें बच्चे ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं, उल्टे काम करना तो आप सबको आता ही है। अब यहाँ पे x+5 = 8 है, तो मैं x+5, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 3। अब यहाँ पे x = 3 आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मैं इसको a डैश लिखता हूँ, x में ऐसे एलिमेंट है सच दैट x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड x नॉट इक्वल्स टू 3, x 3 के इक्वल नहीं है। इस सेट के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और हम हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो हमने x नॉट इक्वल्स टू 3 है, बस यही कंडीशन डाल दिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर मतलब 3 के इक्वल टू नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं नाइन्थ की। नाइन्थ को भी हमें सॉल्व करना होगा। 2x + 5 = 9, तो ये हो जाएगा 2x = 9 - 5 जो कि 4 होता है, तो 4/2, तो ये 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू 2, तो इसमें 2 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इसे बी डैश कहता हूँ, तो इसमें x में ऐसे एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल्स टू 2, इसका नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम बात करते हैं टेंथ की। टेंथ में हमारे पास x जो है वो 7 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, ये हमें पता है। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसे मैं सी डैश बोलता हूँ, एक्स में ऐसे एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि ये बराबर है, मतलब 7 से 7 भी इंक्लूड हो रहा है, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा 8 9 10, यहाँ के एलिमेंट मतलब 7 से लेके इन्फिनिटी तक के एलिमेंट हैं इसमें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके पहले के नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे, जो कि है 1 2 3 4 5 6। तो x <7, मतलब 7 से लेस देन वाला x लिखा है हमने इसमें। यहाँ पे ग्रेटर देन x है, तो यहाँ लेस देन x हो गया है। कुल मिलाकर आपको बस उल्टी चीजें करना है, इसमें चीजें दी है उसे उल्टा करना है। अब हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर है जो 2x + 1, इसमें भी हमें सॉल्व करा होगा, 2x + 1 लेस देन 10 लिखा है, मतलब अगर मैं 2x + 1 करता हूँ तो लेस देन 10 हो जाता है। इसको सॉल्व करें तो हमें 2x + 1 -1 लेस देन 10 -1, ये इनइक्वलिटीज को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x लेस देन 10 हो गया।
अब यहाँ पे ये x 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x/2 लेस देन 10 डिवाइड बाई 2, ये 5 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2, तो x लेस देन, सॉरी ये 9/2 रहेगा, मैंने यहाँ माइनस लिखा 9, तो ये हो जाएगा 9/2। तो आपकी x की वैल्यू 9/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जो हमने 10th में किया है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा d डैश। x में ऐसे एलिमेंट है जो कि x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x ग्रेट x लेस देन इक्वल्स टू 9/2। इसमें 9/2 को इंक्लूड नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया। इसमें x जो है 7 को इंक्लूड कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो इससे छोटे एलिमेंट x, इसमें 9/2 से बड़े एलिमेंट, तो इसमें आ जाएंगे 9/2 से छोटे एलिमेंट और 9/2 भी इंक्लूड होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये वेरीफाई करना है, जो हमने जब भी ये प्रॉपर्टीज में समझा था डी मॉर्गन लॉ को, और हमने जो वेरीफाई किया था उसी को हमें सेम वेरीफाई करना है। तो आपका होमवर्क तो मैं ही कर दूंगा आज, कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे वो। अब ए यूनियन बी करता हूँ मैं। तो ए यूनियन बी करने, ए में है 2 4 6 8, और फिर 2 एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 2 एलिमिनेट नहीं होगा, 2 को हम डबल बार नहीं लिखेंगे, तो 3 5 7। ये आपका आ गया ए यूनियन बी। मैं पहले वैल्यूज निकाल रहा हूँ फर्स्ट वाले में। अब ए यूनियन बी का मैं अगर डैश करता हूँ तो इसको छोड़ के वैल्यूज, तो इसको छोड़ के हमारे पास आया 1 3 है, हमारे पास 4 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 6 है, हमारे पास 7 है, 8 है, मतलब 1 और 9 नहीं थे, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बात करते हैं ए डैश की। ए डैश में हमारे पास 2 4 6 8 को छोड़ के क्या आएगा, 1 3 5 7 9। और बी डैश आएगा हमारा 2 3 5 7 को छोड़ के 1 2 3 को हटाएंगे, 4 5 को हटाएंगे, 6 7 को हटाएंगे, 8 9। ये आपका बी डैश आया। अब बस इनको इक्वेट करना है। अब ए यूनियन बी डैश तो हमारे पास 1/9 आया। अब इन दोनों को हमें कॉम्प्लीमेंट, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है इन कॉम्प्लीमेंट्स का। तो इनमें कॉमन क्या है, 9 1 1 9। बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों को जब हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आया 1 9, जो कि इक्वल है LHS इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ, हमने इसे प्रूफ कर दिया। अब हमें सेकंड वाले को प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे इसे इरेज करता हूँ। अब सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं। इस बार चीज़ें हमें थोड़ी सी, मतलब जो पहले किया उससे उल्टा करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे 2 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अब हम ए डैश बी डैश की बात करते हैं। ए डैश हमारा है 2 4 6 8 को लिमिट करते हैं 1 3 5 7 ये ए डैश है। और बी डैश की बात करते हैं, वो है 1 4 6 8 ये आपका बी डैश है। अब आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसको 2 को छोड़ के हमारा, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का डैश करेंगे, मतलब 2 को छोड़ के बाकी एलिमेंट जो कि है 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9। अब ए डैश बी डैश का यूनियन करते हैं, वो आ जाएगा 1 3 5 7 9 4 6 8। इसमें भी 2 नहीं है, 1 2 को छोड़ते 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें भी 1 2 को छोड़ के 1 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल है। बस आगे पीछे ऑर्डर, लेकिन ये इक्वल हमने पहले पता, मतलब पहले प्रीवियस वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं हम कि कैसे दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ये हमने प्रूफ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हमें ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर फॉलोइंग। अब हमें इनके लिए वेन डायग्राम बनाने, तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए है, बी है। अब ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी करते हैं, उसका मतलब कि दोनों सर्कल शेड होंगे।
ए यूनियन बी का डैश मतलब कि इन दोनों के यूनियन को छोड़ के, मतलब ए और बी को छोड़ उनका डैश होगा। ये होगा आपका ए यूनियन बी का डैश। आप इसको डी मॉर्गन लॉ से कर सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब के ए को छोड़ के उसका रीजन और बी को छोड़ के उसका रीजन को करना है। ये जो कि आ चुका है आपका सेकंड वाला। सेकंड वाला भी सेम है, तो सेकंड वाले का आंसर भी सेम ही है इसका। अगर आप इसको डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करते हो तो ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है, तो दोनों का ये सेम ही आएगा, तो ये आपके दोनों का आंसर सेम है। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला बोल रहा है हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये आपका यूनियन है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये वाला रीजन, दोनों का कॉमन रीजन। अब इसका डैश मतलब कि इस रीजन को छोड़ के बाकी रीजन, तो इसको छोड़ के बाकी रीजन ये रहा। आपको इसको इंक्लूड नहीं करना, इस कॉमन रीजन को छोड़ के आपको पूरे इसको रीजन को शेड करना है। तो ये रहा आपका। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। हम्म, तो ये जो आपका कॉमन रीजन, इसको शेड नहीं करना, उसके अलावा सबको शेड करना है। अब इसको भी डी मॉर्गन लॉ से अगर आप करते तो वो आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, और वो भी सेम है, तो आपके फोर्थ वाले का आंसर भी ये सेम है। बस यहाँ पे अब आपको एग्जाम में या तो टीचर ये पूछ सकती है या ये पूछ सकती है, तो आपको एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो उसमें यू है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल हमारा यू है, और ए जो है वो है सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट, एक कंडीशन दी है, विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब ए जो दिया है उसमें हमें ये दिया है कि एक ए मतलब एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल, ज्यादा से ज्यादा तीनों। एटलीस्ट मतलब एक, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे कम से कम 1 चम्मच शक्कर चाहिए, मतलब कि 1 चम्मच शक्कर मतलब कम से कम चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी चम्मच मुझे शक्कर दे सकते हो, लेकिन सबसे कम 1 चम्मच शक्कर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इससे कम नहीं हो पाएगा। मतलब 1 चम्मच तो आपको शक्कर देनी ही है, इससे ज्यादा आप दे दोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 चम्मच शक्कर तो आपको देना ही है। ये होता है एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। 60 डिग्री की जगह 70 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो सकता है। एक एंगल ज्यादा से ज्यादा तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, ये 70 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री। मैंने मतलब एक नॉर्मल नहीं, सॉरी क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने एक बस एग्जांपल लिया रेंडमली, इनका प्लस करने पे 180 नहीं आएगा मुझे पता है, पर मैंने बस एक रेंडमली एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो आपको उन एंगल्स का मतलब उन ट्राइंगल्स का आपके पास सेट है जिनके एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब आपको अगर इक्विलेटर ट्राइंगल पता हो तो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, एक भी एंगल मतलब वो डिफरेंट नहीं होता, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसका सेट है। इसके कहने का क्या मतलब कि डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो कि कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट ना हो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका आंसर नंबर 6 था। होप आपको ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। अब इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आता है आपका यूनिवर्सल सेट, जिसका एग्जांपल हमने देखा है कि अगर आप ए सेट है उसका यूनियन ए डैश से करते हो तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो जब आप उनको यूनियन करते हो तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है।
अब आपके पास अगर एक फाई है, फाई का डैश करते हो और इंटरसेक्शन करते हो ए से, तो वो आपका ए आ जाता है। क्यों ए आ जाता है? क्योंकि फाई डैश होता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हो ए से, मतलब यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या रहेगा? ए ही सेट कॉमन रहेगा, तो ये आपका ए आएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो वो फाई आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो वो फाई आ जाता है। अब यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश होता है आपका फाई इंटरसेक्शन ए, और अब एक खाली एक सेट का इंटरसेक्शन करते हैं ए से, तो दोनों में बीच में क्या कॉमन एलिमेंट है? फाई ही कॉमन है, तो ये आपका आंसर है। तो ये आपका 7 वाला कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट्स। अंटिल देन, बाय बाय।